अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है नीट मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में। और हम लोग चैप्टर नंबर 6 तौरीस की सालमाती बुनियाद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। और आज हम एक नया पॉइंट का इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। कल इससे पहले का जो LS01 जो लेक्चर था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि तौरीस की सालमाती बुनियाद में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा। उस लेक्चर से रिलेटेड छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे ताकि आपको समझ में आए कि इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना ज़्यादा अहमियत रखता है। नाउ बच्चों, एक और चीज़ है कि इससे पहले का एक चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि उस चैप्टर के अंदर जो न्यूक्लियस हमने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम है ना, ये जो कंप्लीट चैप्टर में हमने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेंगी कि आप लोग उस पॉइंट को रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट का, उस टॉपिक का इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्यों? क्योंकि ये जो डीएनए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये डीएनए का घर हमने वहाँ पढ़े। घर मतलब न्यूक्लियस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, भले ही उसको फास्ट करके देख लीजिए, आगे आगे बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन उस पॉइंट को रिवाइज ज़रूर करिए। उस पॉइंट को आप रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर भी, इस पॉइंट्स को भी आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक। और मैं हूँ शेख जावेद अहमद। ठीक है, नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का नया टॉपिक। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है डीएनए। जो नया टॉपिक है हमारा वो क्या है? डीएनए। तो व्हाट इज मीन बाय डीएनए? डीएनए किसको कहते हैं? तो डीएनए का जो लॉन्ग फॉर्म है वो हमको मालूम है कि डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। यहाँ से आया डी, यहाँ से आया एन, यहाँ से आया ए, तो उसका नाम बढ़ गया डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, बेसिकली ये एक पॉलीमर है। डीऑक्सी डीएनए ये क्या है? डीएनए इट इज अ पॉलीमर। व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर? पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर का होता है एक से ज्यादा इकाई। एक से ज्यादा इकाई जब जुड़ती है तब उसको क्या कहा जाता है? पॉलीमर। एक एक अगर है, सिंगल अगर है, एक अगर है तो उसको बोलते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं उसको? मोनोमर। दो अगर है तो उसको कहते हैं डायमर। तीन अगर है तो उसको कहते हैं ट्राइमर। ठीक है, चार अगर है तो उसको कहते हैं टेट्रामर। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यानी 10 से भी ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा है, तो उनको बुलाया जाता है पॉलीमर। क्या कहा जाता है उनको? पॉलीमर। तो ये बेसिक पॉइंट है। इस बेसिक पॉइंट को आपको याद रखना है कि डीएनए है, और ये जो डीएनए है ये कैसा है? पॉलीमर है। डीएनए क्या है? ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? तो डीएनए ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। डीएनए किसका पॉलीमर है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किसका पॉलीमर है। तो यहाँ पर बेसिक याद रखना कि डीएनए ये किसका पॉलीमर है? डीएनए ये पॉलीमर है डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। किसका पॉलीमर है? डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, हाँ, स्पेलिंग में याद रखना। मैंने जो लिखा है उसमें याद रखना कि वो किसका पॉलीमर है? डी ऑक्सी। सिंपल इतना वर्ड याद रखना है आपको। ये जो वर्ड है ना, डीऑक्सी 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 डीऑक्सी, इसको याद रखना है। तो डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है। नाउ बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो डीएनए है,
ठीक है। नाउ हम बात कर रहे हैं कि ये जो डीएनए है, डीएनए की लंबाई, डीएनए की लंबाई ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो ये डिपेंड है उमूमन इसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद। किसके बेस पर है? तो डीएनए, डीएनए की लंबाई। और डीएनए की लंबाई कौन डिसाइड करेगा? डीएनए की लंबाई डिसाइड करेगा तादाद। किसकी तादाद? तादाद ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसकी तादाद डिसाइड करेंगी? न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि किसकी तादाद डिसाइड करेंगी? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ याद रखना, बेसिकली एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की तादाद को कौन डिसाइड करता है? तो डीएनए की तादाद को डिसाइड कौन करता है? न्यूक्लियोटाइड्स। कौन करता है? न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए के अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड, यानी जब दो न्यूक्लियोटाइड, जब दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों भी अगर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इसको कहा जाता है बेस पेयर। क्या कहा जाता है इसको? बेस पेयर। पेयर मतलब जोड़ी, बेस मतलब नाइट्रोजन बेस। हम आगे इसको और देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि जब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बेस पेयर। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि डीएनए की लंबाई कौन डिसाइड करता है? डीएनए की लंबाई उमूमन इसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद से तय होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है या तो न्यूक्लियोटाइड की तादाद होंगी या न्यूक्लियोटाइड का जोड़। न्यूक्लियोटाइड का जोड़ मतलब दो 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 जोड़ रहेंगी न्यूक्लियोटाइड की, वो डिसाइड करेंगे। और जब दो न्यूक्लियोटाइड का जोड़ होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेस पेयर। क्या कहते हैं उसको? बेस पेयर। तो यह बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होगा और जब दो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो दो न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? बेस पेयर। क्या कहते हैं उनको? बेस पेयर। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखना कि दो न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, इनको आपस में बेस पेयर नहीं कहेंगे, बल्कि बेस पेयर किसको कहेंगे? ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक, तो ये एक धागा है, या ये एक धागा है, ये एक धागा है, इन दोनों को, इसको और इसको बोलेंगे बेस पेयर। इसको और इसको बोलेंगे बेस पेयर। इसको और इसको बोलेंगे बेस पेयर। इसको और इसको, जब ये दोनों भी जोड़ी बनाएंगे तब क्या कहेंगे? बेस पेयर। लेकिन अगर ये और ये दोनों अगर जोड़ी बनाते हैं तो इसको बेस पेयर आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर ये क्या होती है? ये होती है बेस पेयर। और ऐसा अगर काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसा ऐसा अगर इस तरह से आप काउंट कर रहे हैं तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और अगर ऐसा काउंट कर रहे हैं तो बेस पेयर। इस कंसेप्ट को याद रखना है। ठीक है, नाउ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लेना। नाउ दूसरी चीज कि हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड की लंबाई है और डीएनए की जो लंबाई है उसको हम किस में काउंट करते हैं? उसको हम काउंट करते हैं न्यूक्लियोटाइड में, या हम उसको काउंट करते हैं बेस पेयर में। जैसे हम पानी है तो हम बोलते हैं 1 लीटर है ना। दूध है तो हम बोलते 2 लीटर है। या हमने घर में गेहूं लेकर आए तो हम बोलते 5 किलोग्राम है। तो जिस तरह से वहां पर हम गिनते हैं, वहां पर हम मेजर करते हैं, इस तरह से डीएनए को अगर मेजर करना है तो किस में मेजर करेंगे? या तो न्यूक्लियोटाइड्स में मेजर करेंगे या फिर बेस पेयर में मेजर करेंगे, उसको गिनेंगे ना। हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये जो तादाद है ये एक उज़्विये के मखसूस होती है, यानी हर एक के लिए मखसूस है। ये डीएनए की जो तादाद है ये हर एक के लिए मखसूस है। मखसूस है का मतलब क्या है? कि ह्यूमन का डीएनए की लंबाई अलग होगी। फिर इसी तरह से जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो डीएनए उसकी लंबाई अलग होगी। जो वायरस है उसके डीएनए उसकी लंबाई अलग होगी। तो हम यहाँ वो मिसाल ले रहे हैं कि ये जो तादाद है ये उज़्विये के अंदर क्या है? मखसूस है, स्पेशल है। हर एक की जो डीएनए की लंबाई है वो क्या हो सकती है? अलग अलग होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बैक्टीरियोफाज, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफाज, कौन सा बैक्टीरियोफाज? तो हम कह रहे हैं 5174। हम बैक्टीरियोफाज जिसका नाम क्या है? फाज बैक्टीरियोफाज
5174। क्या बोला जा रहा है इसको? 5, ये जो सिंबल है इसको क्या बोला जा रहा है? 5174। तो उसके अंदर जो डीएनए, उसका जो डीएनए है वो कितना लंबा है? तो उसके अंदर टोटल न्यूक्लियोटाइड्स, उसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? 5386। कितने हैं? 5386। इतना लंबा इसका क्या है? डीएनए है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो दूसरी एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसका नाम है लैम्बडा। क्या नाम है उसका? बैक्टीरिया लैम्बडा। तो यहाँ बैक्टीरिया लैम्बडा की अगर बात करें तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है तो वो कितने हैं? वो है 48,502। कितने हैं वो? 48,502 बेस पेयर। कितने हैं? 48,502। तो ये जो बेस पेयर है, ये यहाँ पर क्या यूज कर रहा है? बेस पेयर। इसका मतलब इसके पास कितने हैं? इस तरह से इसका डीएनए है, यहाँ पर इस तरह से, और इसका डीएनए कैसे था? इस तरह। तो यहाँ पर बेसिकली याद रखना है कि यहाँ पर डीएनए को किस में काउंट करें? न्यूक्लियोटाइड में। यहाँ किस में काउंट कर रहे हैं? बेस पेयर में। इसी तरह से इकोलाई, यहाँ पर इकोलाई, तो इकोलाई के अंदर बात करें हम, इकोलाई, तो इकोलाई के अंदर कितना होता है? 4.6 इंटू 10⁻⁶। इकोलाई के अंदर कितना होता है? 4.6 इंटू 10⁻⁶। अब ये 6 यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखना चाहिए था, ठीक है, नहीं हुआ वो। तो यहाँ पर याद रखिए कि इसके पास कितना होता है? 4 पॉइंट इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। इतना बड़ा इसका क्या होता है? डीएनए होता है। तो इकोलाई भी क्या है? बैक्टीरिया। तो यहाँ सिंपल याद रखना है कि जो डीएनए है, जो डीएनए की लंबाई है, वो डीएनए की लंबाई अलग अलग जानदार के अंदर अलग अलग है। उसके बॉडी के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन है, इस बुनियाद पे उसका डीएनए है ना। हो बच्चों, अगर इंसानों की बात करें, ह्यूमंस की अगर बात करें, तो इंसानी डीएनए कैसे होते हैं? इंसानी डीएनए के अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड जीनोम। इंसानों के डीएनए के अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड जीनोम। और हैप्लॉइड जीनोम में अगर बात करें तो एक एक हैप्लॉइड जीनोम की तादाद होती है 3.3 इंटू 10⁹ इसका पूरा जीनोम की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग के अंदर जो जीनोम है, इंसानों के अंदर जो जीनोम है, इंसानों के जीनोम के अंदर के इंसानों का जीनोम कैसा होता है? हैप्लॉइड जीनोम। कैसा होता है? हैप्लॉइड जीनोम, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23 पेयर। और अगर नंबर की बात करें तो कितने होते हैं? 46 इन नंबर। 46 क्या होते हैं? नंबर। तो हमारे पास जो ह्यूमन का जो डीएनए है, वो ह्यूमन का जीनोम कैसा होता है? हैप्लॉइड जीनोम। तो अगर हैप्लॉइड जीनोम की बात करें तो इंफॉर्मेशन, उसकी लंबाई कितनी होगी? उसकी लंबाई होगी 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। कितनी होगी? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो हमने जैसे कहा कि दो चीजें, या तो न्यूक्लियोटाइड में काउंट होगा या तो बेस पेयर में काउंट होगा। इसको याद रखना है ना। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से ये समझने की कोशिश की कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए किस फॉर्म में होता है। तो डीएनए बेसिकली न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, या उसको हम काउंट करेंगे बेस पेयर की सीक्वेंस। बच्चा, दूसरी चीज मैंने अक्सर कहा है, जहां पर भी एनसीईआरटी ने नंबर मेंशन करे तो क्वेश्चन बनने के चांसेस वहां पर ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसा बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, बैक्टीरियोफाज 174, इसके डीएनए की लेंथ कितनी है? तो आपको याद रखना है। इसी तरह से बैक्टीरिया लैम्बडा, इसका डीएनए की लेंथ कितनी है? इसको याद रखना है। फिर ये याद रखना है कि वो न्यूक्लियोटाइड में काउंट हो रहा है या बेस पेयर में काउंट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये छोटे छोटे पॉइंट लगते हैं लेकिन ये नंबर बड़े देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है ना। हो बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट देखा ना। हो अब हम बात कर रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम कह रहे हैं कि डीएनए कैसा होता है। हमने कहा कि डीएनए क्या होता है? पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। तो यहीं पर बात हो रही है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जंजीर की साख, कि ये जो जंजीर बनाते हैं, ये जो पूरे डीएनए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक जंजीर की शक्ल बनाते हैं, तो ये जॉइंट कैसा होता है एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमने जो पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो अगर हम थोड़ा सा एक और काम करेंगे, वो ये करेंगे कि हम डीएनए की जो दोहरी साख्त है, डीएनए हमेशा दोहरी साख्त होती है। तो पहले जरा हम पॉलीन्यूक्लियो, अब ये पॉली है, ये पानी कर दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ ग्रामर ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको याद रखना। तो पहले जरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर यानी डीएनए या आरएनए,
डीएनए या आरएनए की कीमियाई साख्त का अहम नुकात को दोहराते हैं। तो अब हमको क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर की डिस्कशन करना है, तो इससे पहले हम ये काम करेंगे कि इनसे रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स को रिमाइंड करेंगे। अब ये बेसिक पॉइंट आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ना है। 11वीं के बच्चे इससे पहले के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो 12वीं में है वो ऑलरेडी पढ़ चुके, जो नीट वाले हैं उनको ये सारा मालूम है। तो अब अपने अपने अकॉर्डिंग इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो 11वीं वाले बच्चे इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा समझ के ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है, पहले एक न्यूक्लियोटाइड के 3 अज्जा है। जो एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, इस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने अज्जा है? 3 अज्जा है। कौन कौन से 3 अज्जा है? तो इसके अंदर 3 अज्जा में कौन कौन है? तो सबसे पहला है नाइट्रोजिनस बेस। सबसे पहला कौन है? नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा पेंटोस शुगर, यहाँ पर क्या है? पेंटोस शुगर। पेंटोस मतलब, पेंटोस का मतलब होता है 5। पेंटोस का मतलब क्या होता है? पेंटोस शुगर का मतलब 5 कार्बन शुगर। ऐसी शुगर जिसके अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। इसको याद रखिए, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद रखिए। तो पेंटो शुगर। अब यहाँ पर पेंटो शुगर है, तो इस पेंटो शुगर के अंदर 2 तरह की शुगर है। एक शुगर है जिसको कहते हैं राइबोस, और दूसरी शुगर होती है इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस। ये जो 5 कार्बन की शुगर है, इसमें 2 तरह की शुगर है। एक शुगर है जिसको कहते हैं राइबोस, और एक शुगर है जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस। ना बच्चों, मैं यहाँ कंसेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। राइबोस का मतलब क्या होता है? ये शुगर है 5 कार्बन की। इसके पास जो कार्बन है, इसके ऊपर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या होता है इनके ऊपर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर इस यहाँ पर 5 कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कार्बन है, कार्बन के जो नंबर है, इन कार्बन के नंबर के ऊपर, तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 3 है, इस कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर ऑक्सीजन निकल जाए, ये ऑक्सीजन अगर यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पर जो शुगर बनती है, उस शुगर का नाम होता है डीऑक्सी। क्या नाम होता है उसका? डीऑक्सी। तो ऐसी शुगर जिसके कार्बन नंबर 3 पे क्या कम है? एक ऑक्सीजन कम है, ऐसी शुगर जिसके कार्बन नंबर 3 पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन वहां पर क्या है? कम है। तो उस शुगर का नाम क्या बन गया? डीऑक्सी राइबोस। देखिए ये राइबोस है और उसके आगे क्या ऐड कर दिया? सिर्फ डीऑक्सी। डी मतलब, डी का मतलब होता है खत्म करना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो जब आप डीऑक्सी करते, एक ऑक्सीजन खत्म करते, तो अब वो क्या नाम बन गया? डीऑक्सी राइबोस। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखना। और डीऑक्सी राइबोस से ही नाम पड़ा हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए। ठीक है, हम इसको और आगे समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखिए कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जंजीर है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 अज्जा है। पहला जुज क्या था? पहला जुज था नाइट्रोजन बेस। दूसरा जुज क्या था? पेंटो शुगर। और पेंटो शुगर कितने टाइप की है? 2, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। नाउ बच्चों, लास्ट जो चीज होती है वो होता है फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम लिखते हैं PO4। क्या लिखते हैं उसको हम हमेशा? PO4। क्यों लिखते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर याद रखना कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने अज्जा है? 3 अज्जा है। 3 अज्जा के नाम क्या क्या है? नाइट्रोजीनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। मैंने इसको डायग्राम भी बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसकी डायग्राम बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, इससे और भी आप लोगों को समझने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है ना। ये है नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या है? ये है नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा क्या है? पेंटोस शुगर। और तीसरा क्या है? फॉस्फेट। तो यहाँ बहुत बेसिक चीज याद रखना है कि नाइट्रोजिनस बेस है, देन उसके बाद है शुगर, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। ये तीनों भी मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों भी ग्रुप मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं ये तीनों मिलके? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है
कि मैंने यहाँ लिख के भी रखा हुआ है ऑलरेडी आपको पेंटोस शुगर के मामले में, ताकि आपको वो याद रहे। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, उसको कहा था पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर में कितने टाइप है बताया मैंने, 2 टाइप, एक है राइबोस और दूसरा कौन सा है, डीऑक्सी राइबोस। ना बच्चों यहाँ पर एक और कंसेप्ट मेरे को क्लियर करना है, वो क्या है कि जो राइबोस शुगर है ये किसमें होती है, राइबोस शुगर मिलती है बेसिकली आपको आरएनए में। किसमें देखने को मिलती है राइबोस शुगर, आरएनए में। और जो दूसरी शुगर है जिसको आप बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, वो कहाँ पर देखने को मिलती है, डीएनए। कहाँ देखने को मिलती है, डीएनए। तो हमेशा याद रखना कि पेंटोस शुगर से रिलेटेड एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि पेंटोस किसको कहते हैं। तो पहली चीज पेंटोस किसको कहते हैं, 5 कार्बन वाली शुगर। पेंटोस की कितने टाइप है, तो 2 टाइप है, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। राइबोस शुगर किसमें होती है, आरएनए में, इसीलिए आरएनए का नाम क्या बन गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है वो किसमें होती है, डीएनए में, इसीलिए डीएनए का नाम क्या बन गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद है। नाउ बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नाइट्रोजनस बेस। जैसे हमने कहा कि 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, देन पेंटोस शुगर और देन फॉस्फेट ग्रुप। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सी होती है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है नाइट्रोजनस बेस, 2 तरह की। एक होती है जिसको कहते हैं प्यूरिन्स, एक नाइट्रोजनस बेस होती है जिसको कहते हैं प्यूरिन्स, और दूसरी होती है जिसको कहते हैं पैरामिडिन्स। क्या कहते हैं उसको, पैरामिडिन्स। तो एक जो शुगर है, एक शुगर है उसको आप क्या कहते हैं, प्यूरिन्स, और जो दूसरी शुगर है उसको क्या कहते हैं आप, पेरिमिडीन। क्या कहते हैं उसको, पेरिमिडीन। और ये जो पेरिमिडीन शुगर है, ये जो पेंटो शुगर है, तो यहाँ एक चीज और याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्यूरिन है। प्यूरिन के अंदर 2 टाइप के प्यूरिन्स है। प्यूरिन के अंदर कितने टाइप के प्यूरिन है, 2 टाइप के। इसी तरह से पेरिमिडीन के अंदर कितने टाइप के पेरिमिडीन्स है, 3 टाइप के। इनके नाम क्या है, तो प्यूरिन्स के अंदर है एडेनाइन। प्यूरिन्स के अंदर 2 नाम है, वो क्या है, एडेनाइन, और दूसरा नाम क्या है, गोवानाइन। दूसरा नाम क्या है, गोवानाइन। एडेनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, गोवानाइन को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और पिरिमिडिन्स के अंदर 3 टाइप है। 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो एक है सबसे पहले साइटोसिन, एक क्या है, साइटोसिन। दूसरा टाइप कौन है, उसका नाम है यूरासिल, उसका नाम क्या है, यूरासिल। और तीसरा जो नाम है वो है थाइमीन। तीसरा नाम कौन है, थाइमीन। बच्चों इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सी, यूरासिल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यू, थाइमीन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट आपको क्या रखना है, बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरिन, पेरिमिडिन। प्यूरिन 2 तरह के हैं, पेरिमिडिन 3 तरह के हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है वो क्या है, वैसे मैंने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बताया था, बनाया है, लेकिन मैं इसको लिख इसलिए रहा हूँ ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए, आसानी से आपको समझ में आए। तो यहाँ बेसिकली क्या है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के हैं, एक नाइट्रोजनस बेस है जिसको कहते हैं प्यूरिन, दूसरा नाइट्रोजनस बेस है जिसको कहते हैं पैरामिडिन। जो प्यूरिन है, प्यूरिन के अंदर 2 टाइप है, पैरामिडिन के अंदर 3 टाइप है। प्यूरिन के 2 टाइप में कौन कौन है, एक है एडेनाइन, गुआनाइन, और जो पैरामिडिन है उसमें एक टाइप है साइटोसिन, देन उसमें टाइप है यूरासिल, देन उसमें टाइप है थाइमीन। तो यहाँ पर याद रखना है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, थाइमीन के लिए टी, यूरासिल के लिए यू, साइटोसिन के लिए सी, गुआनिन के लिए जी, और एडेनाइन जो होगा उसके लिए क्या होता है, ए। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। देन बच्चों यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है, वो क्या है कि ये जो साइटोसिन है, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मौजूद होते हैं। साइटोसिन ये डीएनए और आरएनए दोनों में मौजूद होते हैं। और थाइमीन डीएनए और आरएनए में, थाइमीन, थाइमीन का क्या होता है कि डीएनए में थाइमीन और आरएनए में थाइमीन की जगह कौन आ जाता है, यूरासिल। थाइमीन की जगह आरएनए के अंदर कौन आ जाता है, यूरासिल। तो डीएनए के अंदर कौन है, डीएनए के अंदर है थाइमीन, डीएनए के अंदर कौन है, थाइमीन।
लेकिन अगर आरएनए के अंदर देखा जाए तो आरएनए के अंदर थायमिन की जगह कौन आ जाता है? यूरासिल। कौन आ जाता है? यूरासिल। वहां पर थायमिन नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर साइटोसिन खास करके पैरामिडिन्स के अंदर, तो पैरामिडिन्स के अंदर कितने टाइप के? 3। तो 3 में से कोई 2 डीएनए में होंगे और कोई 2 आरएनए में होंगे। तो साइटोसिन तो ये हर एक के अंदर होता है, डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। बट यूरेसिल और थायमिन में फर्क क्या है? डीएनए में कौन होगा? थायमिन होगा, और आरएनए में कौन होगा? यूरेसिल। और ये दोनों के अंदर कौन होगा? ये दोनों के अंदर होगा साइटोसिन। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये देखिए स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक और चीज जो इस स्ट्रक्चर से मेरे को बताना है वो क्या है कि ये जो प्यूरिन बेस पेयर है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन ये कैसे स्ट्रक्चर है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन कैसे स्ट्रक्चर है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं दोहरी रिंग। दोहरी रिंग स्ट्रक्चर है। दोहरी रिंग का मतलब क्या है? दोहरी रिंग का मतलब है उसके पास ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग, ये एक 6 कार्बन वाली रिंग है और ये एक 5 कार्बन वाली रिंग है। तो 2 रिंग से ये बना हुआ है, तो ये क्या है? प्यूरिन्स। लेकिन अगर पिरिमिडिन्स में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कितनी रिंग दिख रही है? सिंगल। तो यहाँ पर याद रखना कि जो पिरिमिडिन्स होती है उनके पास क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, यक रिंग स्ट्रक्चर या यक रंगी स्ट्रक्चर। ठीक है, यक रिंगी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक ही रिंग होती है, यहाँ पर क्या होती है? डबल रिंग होती है। अब ये डबल रिंग का फायदा क्या है, सिंगल रिंग का फायदा क्या है, ये हम लोग और डिटेल में आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों को इंटरेस्ट है कि इससे क्या फायदा होता है तो वो थोड़ा सा कुछ किताबें ले, उन किताबों में से वो स्टडी करे। लेकिन एनसीईआरटी ने यहीं तक मेंशन किया हुआ है, तो नीट के पर्सपेक्टिव से नीट क्रैक करना है, इसलिए आप अभी इसी पे फोकस करिए। जब आपको लगे कि यार रिसर्च करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए, और भी इल्म हासिल करना है, तो फिर आप कुछ और भी बुक है उन बुक को आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो प्यूरिन है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। और जो पिरिमिडिन है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ना बच्चों, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं उसको? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और डीएनए के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए के अंडरस्टैंडिंग, हमने कहा कि हमारा जो डीएनए है, तो हमने कहा कि हमारा जो डीएनए है, तो डीएनए किससे बना हुआ है? तो हमने कहा कि डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का भी क्या है? पॉलीमर है। कई सारे न्यूक्लियोटाइड है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर बहुत सारी ज्वाइंट होंगी। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होगा, इस तरह से एक पूरी चेन बनेगी। ना बच्चों, यहाँ पर एक और चीज जो हम पढ़ रहे हैं बार बार, वो है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट है। एक है नाइट्रोजिनस बेस, एक है पेंटोस शुगर, और एक है जी क्या है एक और? फॉस्फेट ग्रुप। क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। तो याद रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितनी चीजों से बना हुआ है? 3, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि शुगर और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हम ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? शुगर के साथ। शुगर किसके साथ जुड़ी हुई है? फॉस्फेट के साथ। तो फिर नाइट्रोजन और शुगर को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है वो कौन है? तो यहाँ पर हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि शुगर और नाइट्रोजन, इन दोनों को जो जोड़ने वाला बॉन्ड है, उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहा जाता है इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसा बनता है मैं वो समझा रहा हूँ आपको। नाउ बच्चों, हमने बात की है कि नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए नाइट्रोजिनस बेस है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है ना, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है। तो इस नाइट्रोजिनस बेस के अंदर क्या हुआ? इस नाइट्रोजिनस बेस के अंदर ये हुआ कि जो पेंटोस शुगर है, इस पेंटोस शुगर के अंदर ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, और यहाँ पर होगा कार्बन नंबर 5, इस तरह से। अब यहाँ पर है कार्बन नंबर 5। तो ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है? हाइड्रोक्सिल
ग्रुप। तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ कौन आके बाइंड हो गया? नाइट्रोजन बेस। कौन आके बाइंड हो गया? नाइट्रोजन बेस। तो ये जो बाइंडिंग है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या उसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एग्जाम में पूछा जाता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन मतलब एडिनाइन गुआनाइन, पिरिमिडिन मतलब साइटोसिन थायमिन यूरासिल, इनमें से कोई भी हो। तो नाइट्रोजिनस बेस शुगर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरी चीज कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये शुगर के कार्बन, कौन से नंबर के कार्बन पर जाके बाइंड होता है? तो याद रखना कि वो कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 1। और कार्बन नंबर 1 पर भी वो किसके साथ बॉन्डिंग करता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और किसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप? शुगर के मिलता है तो एक न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। अब बच्चों बहुत देर से आप लोग है ना न्यूक्लियोटाइड सुन रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी आपको और समझाने वाला हूँ। एक टर्मिनोलॉजी क्या है? एक टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पर मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। एक कंसेप्ट क्या है? न्यूक्लियोसाइड। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। और दूसरा कंसेप्ट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? न्यूक्लियोसाइड उस वक्त बनता है जब सिर्फ यहाँ पर क्या हो? यहाँ पर हो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस अगर सिर्फ ये दो मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर यही है कि जब नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके? पेंटो शुगर से मिलता है तो क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। अब न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड बना, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजनस बेस में हम बात करें एडिनोसिन, एडिनोसिन तो एडिनोसिन अगर जाके बाइंड हो गया कार्बन नंबर 1 पर तो अब उसका नाम क्या बन जाएगा? एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर गुआनिन जाके बाइंड हो गया तो नाम क्या बनेगा? गुआनोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुआनिन अगर जाके पेंटो शुगर के कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जाके बाइंड हुआ तो अब उस गुआनाइन का नाम क्या बन गया? गुआनोसिन। या फिर क्या बन गया? डीऑक्सीगुआनोसिन। या साइटोसिन अगर गया तो उसका नाम क्या बन गया? साइटोसिन या डीऑक्सीसाइटिडीन। इसी तरह से अगर यूरासिल जाकर बाइंड हुआ तो नाम क्या बन गया? यूरिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंडिंग करना है। नाउ अब आगे हम बात कर रहे हैं अगर फॉस्फेट बॉन्ड, अगर फॉस्फेट बॉन्ड के जरिए फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड, कहां पर? न्यूक्लियोसाइड के 5 कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलता है। अब क्वेश्चन, अब दूसरी पॉइंट क्या हो रहा है? पहले हमने कहा कि नाइट्रोजन शुगर के कार्बन नंबर 1 पे बाइंड होगा तो नाम बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अब वो न्यूक्लियोसाइड के ऊपर अगर फॉस्फेट ग्रुप जाकर बाइंड हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो जाता है। फॉस्फेट ग्रुप भी कहां बाइंड हो रहा है? फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो रहा है कार्बन नंबर 5। कहां पर बाइंड हो रहा है? कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 के कहां पर बाइंड हो रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? फॉस्फो एसिड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में? फॉस्फो एसिड बॉन्ड। तो उसकी वजह से उसका नाम क्या बनता है? तो उसकी वजह से नाम बनता है उसका न्यूक्लियोटाइड। उसका नाम क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड उसको कहेंगे जब न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर? फॉस्फेट ग्रुप। तो जब ये ज्वाइन होते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है। पहले इस चीज को क्यों नहीं समझाए? पहले इस चीज को इसलिए नहीं समझाए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते थे। अब आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा? कि जब नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ बाइंड होता है तो नाम बनता है न्यूक्लियोसाइड।
फिर उस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट ऐड होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और हमने कहा कि डीएनए किससे मिलके बनता है, हमने कहा कि डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। ठीक है, तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ बच्चों एक और आगे और एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा समझना इसको जरूरी है, कि हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड के क्या बनते हैं हमारे पास, पॉलीमर। और जब न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर बनते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डीएनए। तो यहाँ पर यही बात वो आगे बता रहे हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड्स दो न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से मुंसलिक होकर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जिस तरह से हमने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड है, और इस न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया, इस न्यूक्लियोटाइड में ये हो गया कि एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, दूसरा कौन सा बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड किससे जाके बाइंड हो गया, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड किससे जाके बाइंड हो गया, तीसरे न्यूक्लियोटाइड से। तीसरा न्यूक्लियोटाइड किससे बाइंड हो गया, चौथे न्यूक्लियोटाइड से। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को ज्वाइंट करने वाला कौन है, तो इन दोनों को ज्वाइंट करने वाला जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को कहा जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फो डाई। यहाँ क्या बोला है, डाई एस्टर बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसको, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ना बच्चों यहाँ पर बहुत तवज्जो के साथ मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ उसको देखिए, नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन यहाँ पर तवज्जो करिए कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, थाइमिडीन। ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, थाइमिडीन। और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, गोवानीन। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, गोवानीन। थाइमिडीन और गोवानीन जब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम का मतलब क्या है, देखिए ये 3 प्राइम यानी फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन पे ज्वाइंट हुआ, 3 नंबर के कार्बन पे। और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कौन से कार्बन पे ज्वाइन हुआ, 5 नंबर के कार्बन पे। इसीलिए ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कौन कौन से कार्बन नंबर के बीच में बना, बॉन्ड बना 3 नंबर के कार्बन और 5 नंबर के कार्बन को जोड़कर। एक न्यूक्लियोटाइड का 3 नंबर का कार्बन है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 नंबर का कार्बन है। इसलिए यहाँ पर जो नाम बन रहा है वो नाम क्या बन रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बन रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बच्चों यहाँ याद रखना, अक्सर बच्चे ना ये 3 डैश बोलते हैं, ये 3 डैश नहीं है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 3 प्राइम। क्या पढ़ा जाएगा इसको, 3 प्राइम। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है या इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है अक्सर बच्चों को, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ याद रखना कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ना बच्चों यहाँ पर एक चीज तो समझ में आती है कि यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है इसलिए आप उसको फॉस्फो बोल रहे हैं, लेकिन ये दूसरा मतलब क्या है, डाई। डाई का मतलब भी समझ में आता है, दो ना। स्टर का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये फॉस्फेट, इस फॉस्फेट का और इस कार्बन के बीच में कौन सा ग्रुप है ना, ऑक्सीजन। तो ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ये स्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ये स्टर बॉन्ड। तो ये एक स्टर बॉन्ड और ये एक स्टर बॉन्ड। तो दो स्टर बॉन्ड होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, डाई स्टर। और उनके साथ कौन है, फॉस्फेट, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। हमने यहाँ पर 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, यहाँ पर हमने 3 तरह के बॉन्ड के नाम पढ़े। कौन कौन से बॉन्ड के नाम पढ़े, एक बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं हम उसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या कुछ जगह पे उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पहला। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, ये होता है नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। दूसरा बॉन्ड हमने क्या पढ़े, दूसरा बॉन्ड हमने पढ़े फॉस्फो, क्या पढ़े हमने, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड हमने क्या पढ़े, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और ये जो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है, ये फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड या जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक जगह आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये फॉस्फेट
फॉस्फो एसिड बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? बिटवीन न्यूक्लियोटाइड। इसमें देखने को मिल रहा है आपको न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड। एक बॉन्ड और देखिए हमने, वो है फॉस्फेट बॉन्ड। एक बॉन्ड कौन सा है? वो है फॉस्फेट बॉन्ड या फॉस्फो एसिड बॉन्ड। और ये किस में देखने को मिला? ये देखने को मिला शुगर प्लस फॉस्फेट। किस में देखने को मिला? शुगर प्लस फॉस्फेट। तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे हम? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ 3 बॉन्ड के नाम याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अक्सर इन पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा अगर पूछ लिया तो वो कौन है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और बच्चों इनके कार्बन नंबर याद रखना है कि कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से कार्बन नंबर 1 के साथ कौन से कार्बन के साथ बनता है? कार्बन नंबर 1। फॉस्फो किसके साथ बनता है? कार्बन नंबर 5। और फॉस्फोडाइस्टर किसके बीच में बनता है? 3 और 5 नंबर के कार्बन पे। कौन कौन से? 3 और 5 नंबर के कार्बन के साथ बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नाउ दूसरा कि हमने जो कहा कि जो फॉस्फेट ग्रुप है, तो होता क्या है कि आजाद फॉस्फेट ग्रुप यानी जो कार्बन है, जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर उसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इसका चौथा, पांचवा, इस तरह से। तो क्या होगा कि एक सिरे पे, एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये, तो इस सिरे पे क्या होगा? 5 नंबर कार्बन का और एक सिरा होगा 3 नंबर का कार्बन पे। तो अगर जिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर का 5वां सिरा होता है उसको क्या कहता है? 5 प्राइम। क्या कहा जाता है इसको? 5 प्राइम इंड। तो इस इंड को क्या बोलेंगे आप? 5 प्राइम इंड। और यहाँ पर जो इंड होता है इसको क्या बोलेंगे आप? 3 प्राइम इंड। क्या बोलेंगे इसको आप? 3 प्राइम इंड। तो जो न्यूक्लियोटाइड की जंजीर जब बनेगी तो क्या होगा कि पहला वाला जो कार्बन है, ये सॉरी पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होगा? 3, ये फ्री हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो सकता है? 5, ये फ्री हो जाए। इसलिए इनके इंड के नाम क्या पड़ेंगे? 5 प्राइम इंड और 3 प्राइम इंड। तो न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं तो कौन से वाले कार्बन पर कौन सा वाला इंड फ्री है, उस बेसिस पे उस इंड का नाम बनता है। ट्रेन होती है, ट्रेन के डब्बे होते हैं। ट्रेन के डब्बे में सबसे पहले क्या होता है? इंजन। और सबसे आखिर में क्या होता है? एक डब्बा होता है जहाँ पर टीटी बैठा हुआ होता है ना? टिकट चेकर बैठा हुआ होता है, तो टिकट कलेक्टर बैठा हुआ होता है एकदम आखिर के डब्बे पे। तो अगर हमको बोलना रहा तो हम क्या बोलते हैं कि इंजन वाला इंड या वो लास्ट टीसी वाला इंड। तो वैसे ही डीएनए के अंदर भी 2 इंड होते हैं, एक होता है 5 प्राइम इंड और एक होता है 3 प्राइम इंड। 3 प्राइम इंड मतलब वो इंड जहां पर 3 नंबर का कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और वो फ्री है, तो उसका नाम बन गया 3 प्राइम इंड। 5 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है तो उसका नाम बन गया 5 प्राइम फॉस्फेट इंड। तो यहाँ बेसिक याद रखना कि डीएनए के अंदर 2 तरह के इंड होते हैं। इसी तरह यहाँ पर तो आजाद फॉस्फेट ग्रुप होता है तो उसको क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से अगर पॉलीमर के दूसरे सिरे पर 3 नंबर का कार्बन और 3 नंबर के कार्बन में कौन फ्री हो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन फ्री हो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो उसका नाम क्या बन जाता है? 3 प्राइम सिरा। तो ये जो 3 प्राइम है यहाँ पर क्या रहेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जो 5 प्राइम इंड है वहां पर क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ याद रखना, बहुत बेसिक है। डीएनए के अंदर 2 इंड होते हैं, एक इंड होता है 3 प्राइम इंड, दूसरा इंड होता है 5 प्राइम इंड। या एक होता है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिलिन और एक होता है 5 प्राइम फॉस्फेट इंड। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम में अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए के पास कितने इंड होते हैं, डीएनए के पास कितने सिरे होते हैं। नाउ एक और चीज है, अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्टडी करें तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ 2 जंजीरें होती है। जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या होती है? 2 जंजीरें होती है। और ये दोनों भी जंजीरें एक दूसरे की कैसी होती है? मुखालिफ स्ट्रिंग में होती है। और मुखालिफ स्ट्रिंग में होने की वजह से इनको बुलाया था एंटी पैरेलल। क्या बुलाया था इनको? एंटी पैरेलल। तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को इस तरह से बताऊं, इसको पहले इरेज करता हूं ताकि आपको समझाऊं। ठीक है, दो दो स्ट्रैंड है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है
और इस डीएनए के स्ट्रैंड के साथ ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये स्ट्रैंड है, इसका 3 प्राइम एंड यहाँ है और इसका स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड यहाँ है, और ये दूसरा स्ट्रैंड इसका 5 प्राइम एंड यहाँ पर है और इसका 3 प्राइम एंड यहाँ पर है। तो इसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और ये दोनों भी एक दूसरे के कैसे हैं, मुखालिफ। ये दोनों भी एक दूसरे की कौन सी सिम्त में रन कर रहे हैं, मुखालिफ सिम्त में रन कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक दूसरे की मुखालिफ सिम्त में रन करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। इनको क्या कहा जाता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट जिसको याद रखना है वो ये है कि डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के अंदर जो दो धागे होते हैं, या डीएनए के अंदर जो दो जंजीरें होती है, वो दोनों भी एक दूसरे से हमेशा क्या होती है, एंटी पैरेलल। कैसी होती है, हमेशा एक दूसरे से वो एंटी पैरेलल। कैसी होती है, एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि एक रन करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा रन करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर याद रखिए, ठीक है ना बच्चों। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो पॉइंट क्या है कि ये दोनों धागे जो है, इनके जो बेस है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। जैसा ये है साइटोसिन एक स्ट्रैंड पे और ये है गुआनोसिन दूसरे स्ट्रैंड पे। इसी तरह से यहाँ थायमीन और एक जगह पे क्या है, एडेनाइन। तो गुआनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन और थायमीन एडेनाइन के साथ, तो दोनों भी स्ट्रैंड, मतलब ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहा जाता है इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहा जाता है इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए के अंदर जो दो धागे हैं, डीएनए के अंदर जो दो जंजीरें हैं, डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड है, वो एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के जरिए बाइंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो फिर वो क्या बना देते हैं, बेस पेयर्स। वो क्या बना देते हैं, बेस पेयर। तो जब साइटोसिन और गुआनिन ये दोनों भी अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए, तो अब इनका नाम क्या बन गया, अब इनका नाम बन गया बेस पेयर। अब इनका नाम क्या बन गया, बेस पेयर। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल बी स्मॉल पी, बेस पेयर। इस तरह से क्या लिखते हैं उनको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में, बीपी, बी एंड पी। तो बेस पेयर इसका मीनिंग होता है। नाउ बच्चों यहाँ पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या याद रखना है कि ये जो मुखालिफ धागे हैं, इनके अंदर क्या होता है, एडेनाइन और थायमीन, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, दो। ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड और ये एक हाइड्रोजन। तो हमेशा थायमीन और एडेनाइन, इनके बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेनाइन और थायमीन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं। तो एडेनाइन और थायमीन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं, दो बॉन्ड। दो रस्सियों से उसको बांध के रखते हैं। इसी तरह से है गुआनिन। गुआनिन ये कितने बॉन्ड से ज्वाइन होता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। और किसके साथ ज्वाइन होता है, साइटोसिन। तो गुआनिन और साइटोसिन के अंदर कितने बॉन्ड है, एक, दो, तीन। तो हमेशा याद रखिए एडेनाइन थायमीन दो बॉन्ड से, गुआनिन साइटोसिन तीन बॉन्ड से हमेशा ज्वाइंट रहेंगे। इसको हमेशा याद रखिए, एग्जाम में इसको पूछा जाता है। और ये जो तरतीब है, ये तरतीब हेलिक्स के दो धागों के दरमियान तकरीबन यकसा फासले पर बरकरार रहती है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि ये जो तरतीब है, ये यकसा फासले पर, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये सेम कैसा रहेगा, तो जो ये दो स्ट्रैंड है, ये जो दो स्ट्रैंड है, अभी ये दोनों के ये दो न्यूक्लियोटाइड, ये जो बेस पेयर से, ये बेस पेयर और ये बेस पेयर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा कैसा रहेगा, सेम। नाउ बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत अहम है उसको समझना है कि ये जो डीएनए है, ये जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के, तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट हैंड। इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा घुमाव। और ये जो घुमाव है ये कौन सा है, राइट हैंडेड। कौन सा घुमाव है, राइट हैंडेड, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो इस तरह से अगर आपको समझना है, तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो इस तरह से अगर घुमाव होता है तो डीएनए है,
ठीक है। तो डीएनए का ये जो घुमाव है ये कौन सा है, राइट हैंडेड। कैसा है ये, राइट हैंडेड घुमाव है। तो ये जो राइट हैंडेड घुमाव है इसको याद रखना कि डीएनए के अंदर कौन सा घुमाव है, राइट हैंडेड। कौन सा घुमाव है, राइट हैंडेड। जो हम अंगूठा बताते ना, ऐसा ऐसा अंगूठा बताते ना, ऐसा, तो ये कौन सा, राइट हैंडेड। कौन सा है, राइट हैंडेड। तो ये राइट हैंडेड हमेशा इसका क्या होता है, घुमाव होता है। और हेलिक्स जो होते हैं, हेलिक्स, ये क्या होते हैं, हेलिक्स। इस तरह से ये इनके अंदर क्या होता है, हेलिक्स होता है। इनके अंदर क्या होता है, टर्न होता है। तो ये जो टर्न है डीएनए के अंदर, तो हेलिक्स के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये हेलिक्स के अंदर जो फासला होता है, यानी ये एक टर्न और ये दूसरा टर्न, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर, या उसको दूसरा और कहा जाता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ना बच्चों यहाँ सिर्फ मैं ना नैनोमीटर का कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। एन एम का मतलब क्या, एन एम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ एम। यानी ये एन का, ये नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁹ मीटर। तो ये जो ये यहाँ से आगे जब बढ़ेगा तो ये एक टर्न लेगा और ये एक टर्न है, तो इसके बीच में कितना फासला है, 3.4 नैनोमीटर। कितना फासला है, 3.4 नैनोमीटर। ना बच्चों मैं 2 मिनट के लिए जरा ये स्लाइड को क्लीन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अब जंबल हो गई, आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और समझ में आए। ठीक है, तो हमने कहा कि डीएनए है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये टर्न और ये टर्न, ये टर्न और यहाँ पर जो टर्न है, इन दोनों के बीच का फासला कितना है, 3.4 नैनोमीटर। और ये एक टर्न जो है, ये कंप्लीट टर्न, ये जो एक कंप्लीट पेज है, ये कंप्लीट मोड है। तो इस मोड के अंदर टोटल बेस कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होती है, 10 बेस। मतलब ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, सात, आठ, नौ एंड 10। तो इस तरह से ये जो एक कंप्लीट टर्न हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इस कंप्लीट टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10। कितने बेस पेयर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 बेस पेयर होते हैं। अगर इन 10 बेस पेयर की बात करें तो 10 बेस पेयर में अगर हम बोले कि वन, अगर हमने थोड़ी देर के लिए कंसीडर करना है कि बेस पेयर के बीच में ये एक बेस पेयर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक और दो के बीच में कितना है, दो और तीन के बीच में कितना है, तीन और चार के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हमने पहला वाला जो पॉइंट देखा, ये जो सेकंड थर्ड पॉइंट देखा था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि हेलिक्स के अंदर जो दो धागे हैं उनके दरमियान में क्या होता है, तकरीबन यकसा फासला होता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का फासला सेम होगा, इनके बीच का फासला सेम होगा, इनके बीच का फासला सेम होगा। तो हमने कहा कि एक हेलिक्स के अंदर जो फासला होता है वो कितना होता है, 3.4। इसका मतलब जब 10 बेस पेयर, यानी ये 3.4 को अगर 10 से डिवाइड करें तो फासला कितना आएगा, 0.34। कितना आएगा, 0.34। तो हर दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हर दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.34। जो भी है इनके दरमियान का फासला कितना है, 0.34। तो यहाँ 0.34, फिर यहाँ 0.34, यहाँ 0.34। इस तरह से 10 बेस पेयर के अंदर जो बीच का फासला है वो कितना है, 0.34। और अगर उन 10 बेस पेयर को एक साथ रखा जाए तो फासला कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। बच्चों अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कर देना, पीछे जाना, वापस से स्टार्ट करना, कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा सुनना तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट क्या याद रखना है कि डीएनए का जो हेलिक्स है, उस हेलिक्स का जो डिस्टेंस है, वो दो जो पेज है उस पेज का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर। फिर उस हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है। और 10 बेस पेयर के अंदर जो दो बेस पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34। कितना है, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों जो डबल हेलिक्स होता है, यानी डीएनए, हमने कहा कि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है।
इस तरह से, ठीक है। ये एक और ये एक डबल हेलिकल, हमने कहा कि 3 प्राइम इन, और ये होता है 5 प्राइम इन, और ये है 5 प्राइम इन, और ये कौन सा है 3 प्राइम इन, इस तरह से। तो इनके बीच का एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, ठीक है ना। डबल हेलिक्स के अंदर जो बेस पैटर्न है, सॉरी जो बेस पेयर है, इनकी सतह दूसरे बेस के मुतवाजी होती है। यानी ये बेस पेयर, ये बेस पेयर, ये बेसिस और ये बेसिस, ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड जब ये जुड़ेंगे तो इनकी सतह और इनकी सतह एक दूसरे के क्या होंगी, मुतवाजी। कैसी होती है, मुतवाजी। और ये तरतीब हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलकर सीढ़ी नुमा साख्त को इस्तेहकाम पहुंचाते हैं, इस तरह से। ये एक बेस पेयर, फिर ये एक बेस पेयर, फिर ये एक बेस पेयर। तो जब तक ये एक दूसरे के मुतवाजी है तब तक डीएनए बहुत मजबूत है। जैसा हमारी सीढ़ी है, सीढ़ी के अंदर एक के बाद अगर वो प्रॉपरली अरेंज है तो वो सीढ़ी मजबूत है, लेकिन अगर गलती से भी वो टेढ़ी हो जाए तो वो सीढ़ी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि पर्सन उस पे से गिर जाए। तो इसी तरह से डीएनए के अंदर भी अगर लचक आ जाती है, डीएनए का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाता है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है उसके अंदर जो बॉन्ड का एंगल है, जो बॉन्ड की शक्ल है, वो चेंज हो गई। अब उसकी वजह से फिर हमारे बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हम आगे चल के इसको और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर हम म्यूटेशन पढ़ेंगे, जहां पर हम डिजीज पढ़ेंगे, जहां पर हम बीमारियां पढ़ेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे डिस्कशन हम आगे करेंगे। सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि डीएनए के हेलिक्स के अंदर जो बेस पेयर होती है या जो बॉन्ड होता है उनके बीच में, वो दोनों भी सतह हमेशा कैसी होती है, एक दूसरे के मुतवाजी, एक दूसरे के हमेशा कैसी होंगी, मुतवाजी। और मुतवाजी होने की वजह से वो कैसा दिखाई देता है, सीढ़ी नुमा सा। नाउ बच्चों, यहाँ पर हमने डीएनए के मामले में या डीएनए के स्ट्रक्चर के मामले में बहुत बेसिक कंसेप्ट को समझा है और उसको समझने की कोशिश की है। नाउ अब हम आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी ने कि डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीरों के दरमियान फासला तकरीबन यकसा क्यों होता है। तो अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर लिखे तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आएगा कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं। नहीं तो कल आंसर मैं इसका दूंगा, लेकिन मेरे आप लोगों से तवक्को रहेंगी कि आप लोग इसका आंसर ढूंढ के निकालेंगे ना। बच्चों आगे बढ़ते हैं। डीएनए के जो डबल हेलिक्स की साख जो प्रपोज हुई, तो इसके जेनेटिक पहलू की वजह सादगी इनकलाबी साबित हुई। मतलब जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल स्टैंडर्ड है, तो जैसे ही मालूम पड़ा लोगों की डबल स्टैंडर्ड है, तो उसने तो एकदम रिवोल्यूशन लेकर आ गई, एकदम इनकलाब लेकर आ गई। दूसरा कि ये जो स्ट्रक्चर था किसने निकाला, तो फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मरकजी अकीदे यानी सेंट्रल डोगमा, हम लोग इसको आगे पढ़ने वाले, तजवीज पेश की। क्या हुआ कि जैसे ही ये मालूम पड़ा कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर दो धागे होते हैं, या डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड की जंजीरें होती है, तो जैसे ये मॉडल प्रपोज हुआ तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, फ्रांसिस क्रिक। उनका नाम क्या है, फ्रांसिस क्रिक। तो क्रिक ने एक मॉडल प्रपोज करा और उस मॉडल का नाम था सेंट्रल डोगमा। उस मॉडल का नाम क्या है, सेंट्रल डोगमा। तो उन्होंने, यानी सेंट्रल डोगमा को हम उर्दू में बोलते हैं मरकजी अकीदा। क्या कहते हैं, मरकजी अकीदा। तो उन्होंने वो पोस्ट की, और उसके मुताबिक क्या थी, जेनेटिक मालूमात डीएनए से कन्वर्ट होती है आरएनए, आरएनए से कन्वर्ट होती है प्रोटीन। तो ये जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल डोगमा है, इसको हम पढ़ने वाले, इसको हम और आगे समझने वाले। इसके लिए मैं स्पेशल एक और स्लाइड, एक और वीडियो बनाऊंगा और उसको शेयर करूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना कि जैसे ये मालूम पड़ा कि डीएनए की साख्त ऐसी होती है कि डीएनए की साख्त के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, वो दो स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फिर वो जो दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के साथ टर्न लेते हैं, फिर उनके बीच में जो टर्न है उसका डिस्टेंस है तो 3.4 होता है, और उनके एक एक न्यूक्लियोटाइड और एक एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 होता है। तो जैसे ये चीजें मालूम पड़ी तो फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल प्रपोज करे, और उस मॉडल का नाम है सेंट्रल डॉगमा। और इस सेंट्रल डॉगमा में होता क्या है, इस सेंट्रल डॉगमा में ये होता है कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है,
प्रोटीन। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट उन्होंने प्रोपोज किया। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए से वापस से क्या बन गया, डीएनए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो हम बेसिक कंसेप्ट इंशाअल्लाह आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को आज के इस लेक्चर में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई या थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करेंगे या यूट्यूब लिंक में कमेंट करेंगे। दूसरी चीज़ बच्चों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं और वो डेली प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, लेकिन वो डेली प्रैक्टिस पेपर मेरे तक नहीं पहुंच रहा है। तो उसकी बहुत सारे रीजंस है। कुछ बच्चों का रीजन ये है कि उनके पास उस तरह का एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, बेचारे बहुत सिंपल मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, घर पे बैठ के वो सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन इस हेजिटेशन के साथ कि मेरे को कितने नंबर कम मिलेंगे, सर लिस्ट शो कर देते हैं, इससे तो मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। तो बच्चों अगर आप इस तरह के सोचेंगे तो आप गलत हैं, ठीक है। तो पहले वाले बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो अपने घर पे, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि अगर वो गूगल फॉर्म फिल करके आंसर नहीं भेज सकते तो उन्होंने क्या करना, एक पेज लेना, उसके ऊपर फर्स्ट का आंसर ए है या बी है सी है जो भी है वो लिखना, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, उसकी इमेज निकालना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना। मैं उनके नंबर चेक करूंगा और लिस्ट में उनका नाम ऐड करूंगा। इससे क्या होगा, इससे हमको समझ में आएगा कि यार हमारे पास कितने पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, या जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको वो बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब हमारे अंदर ये चीज़ों की और भी बच्चों को जब मालूम पड़ेगा कि यार कुछ बच्चे इस अंदाज में भी स्टडी कर रहे हैं, तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगा, उनको भी लगेगा कि यार अल्लाह ताला ने तो सारी नेमतें हमको दी है, तो हम क्या कर रहे हैं, उन नेमतों का हमारे पास इस्तेमाल कैसा है। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग का जो भी एक्सपीरियंस है, आप लोग जिस तरह के भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो उसको मेरे साथ शेयर करिए। मेरे साथ शेयर करने से फ़ायदा क्या होगा, मुझको मालूम पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे से ज़्यादा भी कुछ लोग हैं जो मुसीबत उठा रहे हैं, मुश्किलात उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अगेन दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई इशू आता है, किसी भी तरह का इशू आता है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे वो शेयर करें और अपने दोस्तों से मोटिवेशन हासिल करें कि देखिए वो उनके पास कुछ चीज़ें नहीं है और जो चीज़ें, जो रिसोर्स उनके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके वो अपना काम थका रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर इस लेक्चर में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो आप लोग मेरे को शेयर करेंगे, मेरे से वो क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। बार बार कल भी मैंने कहा था, इससे पहले के लेक्चर में भी कह रहा हूँ कि जो रिपीटर्स है वो रिपीटर्स डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि मुझको भी बहुत सारी चीज़ें सीखना है, तो मैं रिपीटर से बहुत सारी चीज़ें आसानी से सीख सकता हूँ, क्योंकि वो रिपीट कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे उनके तजुर्बात होंगे, जिसकी वजह से आने वाले जो नई जनरेशन है, आने वाले जो नए बच्चे जो 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, मैं उनको समझा सकूंगा। तो वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मुझको मेरे साथ उनके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये चीज़ में आप कम पढ़ रहे हैं, सर ये चीज़ आपने अच्छी की, ये चीज़ सर आपने खराब की। इस तरह से आप मेरे को शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप मेरी गलती है मेरे को बताएं। मेरे को बहुत खुशी होंगी अगर मैं कहीं गलत हूँ और आप मुझको वहाँ पर बताएं कि सर इस चीज़ को आप दुरुस्त करिए, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात होगी, इंशाल्लाह और अच्छे से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।